Hello students, let's discuss AITS 4 test paper, code e-booklet और chemistry topic होगा the solid state, chemical kinetics, surface chemistry, organic chemistry में है some basic principles and techniques। हिंदी में टॉपिक रहेगा विलयन ठोस अवस्था, रासायनिक बलगतिकी, पृष्ठीय रसायन, कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें। तो ये है फर्स्ट 51 क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स टू एटम्स प्रेजेंट इन हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल। षटकोणीय आध एकक कोष्टिका में उपस्थित अष्टफलकीय रिक्तियों व परमाणुओं का अनुपात है। तो हेक्सागोनल प्रिमिटिव सेल, हेक्सागोनल प्रिमिटिव सेल में हेक्सागोनल प्रिमिटिव सेल जो होता है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं 6 और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं उनकी नंबर भी 6 होती है। तो दोनों का रेशियो हुआ 6/6 दैट इज 1, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल्स प्रेजेंट cells possible in all 14 types of Bravais lattice unit cell is। तो सभी 14 प्रकार की ब्रेवेस जालक एकक कोष्टिकाओं में संभावित फलक केंद्रित एकक कोष्टिकाओं की संख्या है। तो ऐसे दो सिस्टम होते हैं, एक होता है सिंपल क्यूबिक, उसमें होता है FCC, और एक होता है ऑर्थोरोम्बिक, इसमें भी FCC होता है। तो ऐसे दो यूनिट सेल हैं। तो आंसर हो गया सेकंड। नेक्स्ट, एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर इफ इट्स एटॉमिक रेडियस इज 210 पिकोमीटर देन द एज लेंथ ऑफ इट्स यूनिट सेल इज। एक तत्व एक फलक केंद्रित घनीय संरचना में पाया जाता है। यदि इसकी परमाणु त्रिज्या 210 पिकोमीटर हो तो इसकी एकक कोष्टिका की कोर लंबाई क्या होती है। चूंकि त्रिज्या यानी कि रेडियस का फार्मूला होता है a/2√2, इसलिए कोर लंबाई यानी कि एज लेंथ की वैल्यू हो जाएगी r × 2√2 और रेडियस की वैल्यू उसने ऑलरेडी कितनी दी है 210। तो इंटू 2 इंटू √2 की वैल्यू अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका आ जाता है, इतनी पिकोमीटर वैल्यू आएगी। फॉर्मूला ऑफ निकल ऑक्साइड विद मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट इज निकल 0.9801 है। द रेशियो ऑफ द निकल existing as nickel 3+ to nickel 2+ ions in the crystal is। धातु न्यूनता दोष वाले निकल ऑक्साइड का सूत्र निकल 0.9801 है। क्रिस्टल में निकल 3+ एवं निकल 2+ आयनों के रूप में उपस्थित निकल का अनुपात है। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन वाले कॉन्सेप्ट से। क्योंकि निकल 0.98 रेशियो 1 दिया है तो इसकी डेफिशिएंसी है निकल मेटल का में नॉन मेटल से। अब इसमें इसका चार्ज बैलेंसिंग इस तरह से होता है कि इसमें निकल के दो तरह के आयन एग्जिस्ट करते हैं जो नेट पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए जरूरी है, पर नहीं पता कि इसमें कितने हैं। तो हम इसको अज्यूम कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू x है और इसकी वैल्यू इसलिए हो जाएगी निकल 2+ की 98 - x। एक और आयन इस फॉर्मूले में है और वो ऑक्साइड -2 है और उसकी वैल्यू 1 है, यहां से क्लियर हो रहा है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं कि नेट वैल्यू इस पर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। तो कंसेप्ट ये कहता है रेडॉक्स का कि ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर हम नंबर ऑफ आयन से मल्टीप्लाई करें तो सभी आयंस का नेट ऑक्सीडेशन स्टेट का वैल्यू 0 आना चाहिए। 0.98 - x इंटू +2 इंटू ऑक्साइड आपका 1 है और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 और नेट वैल्यू 4 आएगी, 0 आएगी। तो नेट वैल्यू 0 है। इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू 0.04 आ रहा है। तो
ये है किसका वैल्यू, निकल 3 प्लस का, राइट। तो निकल 2 प्लस का वैल्यू कितना हो जाएगा, निकल 2 प्लस का वैल्यू हो जाएगा 0.98 माइनस 0.04 जो कि हो जाएगा 0.94। तो दोनों का रेशियो अगर हम निकालें तो वो आ जाएगा 2:47, यानी कि सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है 55 क्वेश्चन, मैच द क्रिस्टल सिस्टम्स गिवन इन कॉलम 1 with the relation in their edge lengths and axial angles given in column second and choose the correct option। कॉलम फर्स्ट में दिए गए क्रिस्टल तंत्र का मिलान कॉलम सेकंड में दिए गए उनकी कोर लंबाइयों तथा अक्षीय कोणों में संबंध के साथ कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम की प्रॉपर्टीज होती है कि उसके सारी कोर लंबा एज लेंथ इक्वल होते हैं और सारे इंटरफेशियल एंगल अल्फा बीटा गामा भी इक्वल होते हैं और 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, इसलिए फर्स्ट का कॉलम मैच होगा सेकंड के साथ। ऑर्थोरोम्बिक में एज लेंथ इक्वल नहीं होती लेकिन अल्फा बीटा गामा सब इक्वल होते हैं और 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। ट्राइक्लिनिक एक ऐसा अनसिमेट्रिकल सिस्टम है जिसके किसी भी एज लेंथ की लंबाई एक दूसरे से इक्वल नहीं होती और अल्फा बीटा गामा एंगल भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होते और 90 डिग्री के इक्वल भी नहीं होते। ट्राइगोनल क्रिस्टल सिस्टम को रोम्बोहेड्रल भी कहा जाता है और उसकी वैल्यूज होती हैं कि ए बी सी को जो एज लेंथ है वो तो इक्वल होती हैं और अल्फा बीटा एक दूसरे के बराबर होते हैं, गामा भी बराबर होते हैं अल्फा बीटा के, लेकिन तीनों की वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल नहीं होती। तो इस हिसाब से आपका आंसर हो गया थर्ड। नेक्स्ट है 56, in cesium chloride the coordination number of cesium plus ion and chloride ion respectively। सीजियम क्लोराइड में सीजियम प्लस आयन तथा क्लोराइड आयन की समन्वय संख्या क्रमशः है। सिंस सीजियम क्लोराइड जो फॉर्मूला है वो 1:1 फॉर्मूला है और ये बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बनाता है, तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग सीजियम आयन तो सेंटर में जाता है और क्लोराइड आयन जो है वो कॉर्नर पे आते हैं। तो क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि एक सीजियम आयन है वो सभी क्लोराइड आयन से डायरेक्टली अटैच्ड है, लिंक्ड है, इसलिए सीजियम की कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगी सीजियम प्लस की। और क्योंकि फॉर्मूला 1:1 एस फॉर्मूला है कंपाउंड का, तो इसलिए उसकी भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगी, रेशियो 1:1 आएगा। ऑप्शन आपका थर्ड आ गया इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट 57, the following solutes are dissolved in a fixed amount of solvent: 20 gram glucose, 20 gram urea, 20 gram sucrose। The correct order of boiling points of their solutions is। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग नीचे दिए गए विलय को विलायक की एक निश्चित मात्रा में घोला जाता है, उन विलयनों के क्वथनांकों का सही क्रम क्या होगा। तो डेल्टा टीबी यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है इस जो है, और ये इसका फॉर्मूला कहता है कि अगर वेट इक्वल है तो मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मींस आपके जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो हम यहां मोल निकाल लेते हैं। ग्लूकोज के मोल हो जाएंगे 20/180, यूरिया के मोल हो जाएंगे 20/60 और सुक्रोज के मोल हो जाएंगे 20/342। तो सिंस सबसे ज्यादा पार्टिकल आपके यूरिया के आ रहे हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, उससे कम आपके यूरिया ग्लूकोज के आएंगे तो फर्स्ट उसके बाद होगा, और क्योंकि सुक्रोज के सबसे कम मोल्स आ रहे हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नेक्स्ट 58 क्वेश्चन, इफ
A 0.1 molar aqueous solution of Hg2Cl2 freezes at minus 0.45 degrees Celsius. The percentage dissociation of mercurous chloride is nearly Kf for water is 1.86 Kelvin किलोग्राम पर मोल। यदि मर्क्यूरस क्लोराइड के 0.1 मोलर जलीय विलयन का हिमन माइनस 0.45 डिग्री सेल्सियस पर होता है तो मर्क्यूरस क्लोराइड का प्रतिशत वियोजन लगभग है। तो ये क्वेश्चन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है जिसमें परसेंटेज डिसोसिएशन के लिए फॉर्मूला लगता है I-1 अपॉन N-1। अब N कहां से आएगा? तो मर्क्यूरस क्लोराइड जो इलेक्ट्रोलाइट है वो टूटता कैसे है? वो ब्रेक होता है Hg2 प्लस 2Cl- के फॉर्मेट में। तो टोटल पार्टिकल निकल के आ रहे हैं 3। तो यहाँ n का वैल्यू तो 3 हो गया, I माइनस हमें चाहिए तो I हम कहां से लाएंगे? डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M इंटू I। तो डेल्टा TF आ रहा है 0 माइनस 0.45 इज इक्वल्स टू KF की वैल्यू 1.86, मोलैलिटी 0.1 इंटू I। इसको सॉल्व करेंगे तो I का वैल्यू 2.4 आएगा। अब वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, इसका वैल्यू आ जा रहा है अल्फा इज इक्वल्स टू 2.4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1। तो ये वैल्यू आई 1.4 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0.7, दैट इज 70%, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 59। इफ 18 ग्राम ऑफ ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट and non-volatile solute is dissolved in 117 gram of benzene and the vapor pressure of the solution is reduced to 80%, then the molar mass of the solute is। यदि 18 ग्राम विद्युत अनपघट्य तथा अवाष्पशील विलेय को 117 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का वाष्प दाब घटकर 80% हो जाता है तो विलेय का मोलर द्रव्यमान क्या है? तो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से इसका सॉल्यूशन होगा जिसका फॉर्मूला है P नोड माइनस PS अपॉन PS WA अपॉन MA MB अपॉन WB। तो P नोड माइनस PS क्योंकि कह रहा है 80% यानी 80% रह गया है घट के, तो पहले कितना रहा होगा? 100%। तो 100% से रिड्यूस होके कितना रह गया? तो ये हम P नोड मान के चल लेते हैं और इसे हम PS मान के चल लेते हैं। तो ये हो गया 100 माइनस 80 डिवाइडेड बाय 80 WA मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड है 18, मॉलिक्यूलर मास हमें फाइंड आउट करना है। बेंजीन क्योंकि यहाँ पर आपका सॉल्वेंट है तो उसका मोलर मास होता है 78 और उसका वेट लिया गया है यहाँ पर 170 ग्राम। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर MA की वैल्यू आ जाएगी 48। नेक्स्ट 60 क्वेश्चन। स्टेटमेंट फर्स्ट, मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड बेंजीन shows positive deviation from Raoult's law। Statement second, for positive deviation delta G mixture as well as delta H mixture are negative। तो पहला स्टेटमेंट सही है। एसीटोन तथा बेंजीन का मिश्रण राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है। सही स्टेटमेंट है क्योंकि एसीटोन के अंदर जो आकर्षण बल हैं वो है dP आकर्षण बल, लेकिन बेंजीन के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो आकर्षण बल हैं वो IdP और IdP है। तो इस वजह से जो रिजल्टेंट आकर्षण बल बनेंगे वो हैं dP IdP, जो कि इनके तुलना में दुर्बल बल होते हैं, इसलिए पॉजिटिव डेविएशन आएगा, ज्यादा वेपराइजेशन होगा, ज्यादा वेपर प्रेशर बनेगा। तो धनात्मक विचलन यानी पॉजिटिव डेविएशन इसी को कहते हैं। दूसरी बात, कोई भी अगर मिक्सचर बन रहा है, स्पॉन्टेनियस बन रहा है, तो डेल्टा जी उसका नेगेटिव होता है। स्पॉन्टेनियस के लिए नेगेटिव होता है, स्वतः परिवर्तित जो फिनोमेना होता है उसके लिए स्पॉन्टेनियस होता है प्रोसेस और उसके लिए डेल्टा जी नेगेटिव आता है। ठीक है, तो यहां लिख रहा है कि फॉर पॉजिटिव डेविएशन डेल्टा जी एज वेल एज डेल्टा एच मिक्स आर नेगेटिव। तो ये तो सही है
कि डेल्टा जी नेगेटिव है लेकिन डेल्टा एच नेगेटिव नहीं होता, डेल एच पॉजिटिव होता है मिक्सचर का। जो पॉजिटिव डेविएशन देते हैं वो एक्चुअली एंडोथर्मिक होते हैं, और जो एंडोथर्मिक होते हैं वो पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं। एंडोथर्मिक मतलब होता है आपका ऊष्मा शोषी। तो इस हिसाब से पहला स्टेटमेंट सही और दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, इसलिए आंसर 4। 61. If the total vapor pressure of the mixture of two liquids A and B is 520 mmHg, then the mole fraction of the component A in the solution is। यदि दो द्रव पदार्थों A तथा B के मिश्रण का कुल वाष्प दाब 220 mm है तो ये विलयन में घटक A का मोल प्रभाव राउल्ट्स लॉ से होगा। राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग P टोटल होता है काई A इंटू पी नोड A प्लस काई B इंटू पी नोड B। क्योंकि टोटल प्रेशर बोल रहा है 520, मोल फ्रैक्शन A हमें पता करने हैं, पी नोड A ऑलरेडी दे रखा है, पी नोड A की मान है 600। अब काई B, क्योंकि आपको पता है कि काई A प्लस काई B जो होता है वो 1 होता है, इसलिए काई B का मान हो गया 1 माइनस काई A, इसलिए यहां पर लेंगे 1 माइनस काई A, और वेपर प्रेशर है पी नोड का 400। सॉल्व करते हैं, 520 बराबर 600 काई A प्लस 400 माइनस 400 काई A। अगर हम इसको यहाँ पर डिफरेंस ले लें तो 520 माइनस 400 हो जाएगा, और इधर 600 काई A माइनस 400 काई A हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 120 बराबर 200 काई A हो जाएगा, और इस तरह से वैल्यू आएगी आपकी 0.6। सेकंड ऑप्शन। 62. The density of 2 molar aqueous solution of NaCl is 1.12 gram per centimeter cube. The molality of the solution is। तो यहाँ पर कह रहा है कि NaCl के 2 मोलर जलीय विलयन का घनत्व 1.12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो विलयन की मोललता क्या होगी। तो एक्चुअली ये कह रहा है कि मोलैरिटी दी है और मोलैलिटी क्या है पता करना है। तो यहाँ फॉर्मूला होता है 1 बाई मोलैलिटी इज इक्वल्स टू डेंसिटी बाई मोलैरिटी माइनस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1000। तो हमें फाइंड आउट करना है 1 बाई मोलैलिटी, डेंसिटी गिवन है 1.12, मोलैरिटी 2 है, और यहाँ पर मोलर मास NaCl का होता है 58.5 डिवाइड बाय 1000। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी फर्स्ट। 63. For a zero order reaction, the initial concentration of 0.1 molar and the half life period is 10 seconds. The rate constant for the reaction is। एक शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए प्रारंभिक सांद्रता 0.1 मोलर है तथा अर्धायुकाल 10 सेकंड। अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्या होगा। तो ऐसा है टी हाफ का जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ का वैल्यू होता है ए नोड अपॉन 2k, इसलिए k का वैल्यू हो जाएगा ए नोड अपॉन 2t हाफ। ए नोड कितना दिया है 0.1, 2t हाफ की वैल्यू 10। इसको सॉल्व करेंगे आंसर सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 64। कंसीडर द गिवन ग्राफ, जो कि पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन प्रोग्रेस के बीच में है। द एक्टिवेशन एनर्जी किलो कैलोरी पर मोल फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। तो एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी और कर्व की पीक पॉइंट के बीच का डिफरेंस होती है फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी। इसलिए हम जो डिफरेंस निकालते हैं वो निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहां पर फाइनल तो है C वैल्यू और इनिशियल है A वैल्यू, इसलिए आंसर आ जाएगा सेकंड। ये ग्राफ के अकॉर्डिंग है। Question number 65, statement first. A catalyst catalyzes the spontaneous reaction but does not catalyze the non-spontaneous reaction। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, कि जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है उसी को कैटलाइज करता है। एक उत्प्रेरक स्वतः अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है लेकिन अस्वतः अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं करता।
ये बिल्कुल वैसे समझ लीजिए कि गाड़ी चल रही है और उत्प्रेरक जो है कैटलिस्ट वो एक्सेलरेटर है, तो एक्सेलरेटर बढ़ाकर आप उसकी रेट बढ़ा सकते हैं। लेकिन गाड़ी अगर बंद पड़ी हुई है तो आप कितना भी एक्सेलरेटर खींच दो वो चलेगी ही नहीं, बढ़ेगी नहीं, कुछ नहीं होगा। इसलिए पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट है अ कैटलिस्ट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन एंड प्रोवाइड्स द अल्टरनेट पाथवे। बिल्कुल सही है। उत्प्रेरक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है तथा एक वैकल्पिक पाथ प्रदान करता है। इसका ग्राफ इस तरह से, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो अगर आप उत्प्रेरक नहीं, कैटलिस्ट नहीं लेते हैं तो ये कर्व है, लेकिन अगर कैटलिस्ट आप ले लेते हैं तो उसी की सक्रियण ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी को वो कम कर देता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए दोनों के हिसाब से थर्ड ऑप्शन करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 66, for the reaction A plus B plus C product is observed at that on doubling the initial concentration of on A only the rate of reaction becomes 4 time। इसका मतलब A का ऑर्डर जो है वो 2 हो गया है, जैसे A की पावर n है और इसका वैल्यू जो है हमने लेना है R K के साथ। अब अगर हम इसकी कंसंट्रेशन डबल कर देते हैं 2A पावर n रखेंगे K और ये कितना हो जाता है, डबल करने पर 4 टाइम्स होता है, 4R हो गया। जब सॉल्व करेंगे हम इसको तो आपके सामने 4 बराबर 2 की पावर n आ जा रही है। इसका मतलब है कि n का वैल्यू 2 हो गया, तो सेकंड ऑर्डर हो गया। On doubling the initial concentration of both A and B, keeping concentration of C constant, the reaction becomes 8 times। तो जब A की और B दोनों की कंसंट्रेशन को डबल करके चेक करते हैं तो रिएक्शन की रेट 8 टाइम्स हो जाती है। इसका मतलब है A की कंसंट्रेशन की पावर 2 और B की कंसंट्रेशन की पावर x की नेट वैल्यू यानी कि 2 प्लस x की नेट वैल्यू आपकी 3 आ रही है और इसलिए x का वैल्यू 1 हो जाएगा, इसलिए B का पावर 1 हो जाएगा। ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ B एंड C कीपिंग कंसंट्रेशन ए कांस्टेंट द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 2 टाइम। क्योंकि A और B दोनों को डबल किया और रेट भी डबल हो गई तो वो सिर्फ B की वजह से हुई, C की वजह से नहीं हुई, तो C का ऑर्डर जो है वो 0 आ गया है। ये आपका आंसर हुआ, अर्थात A का पावर 2 है, A का पावर 2 है और B का पावर 1 है और C का पावर 0 है, क्योंकि इसको डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई डिफरेंस नहीं आया है। नेक्स्ट 67, फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन with every 10 degree Celsius rise in the temperature, the rate of reaction is doubled. If the temperature is increased by 30 degree Celsius, the rate of reaction becomes। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए ताप में प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग दुगुना हो जाता है। यदि ताप में 30 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर दी जाए तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा। इसके लिए एक फॉर्मूला बनेगा, न्यू रेट बराबर 2 दी पावर n। तो अब n कहां से आएगा, तो आपका टेम्परेचर 0 से 30 डिग्री सेल्सियस हुआ है तो डिफरेंस आया टेम्परेचर का 30 माइनस 0 और उसे डिवाइड करेंगे 10 से, तो यह आ जाएगा टोटल 2 दी पावर 3 मतलब 8। तो 8 टाइम आपका न्यू रेट हो जाएगा रिएक्शन। 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिकारकों की सांद्रता के मध्य T व निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ सही है। तो जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का फॉर्मूला होता है K इज इक्वल्स टू R नोड माइनस R बटे T। तो इसको रिसफल करके अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा R बराबर R नोड माइनस KT। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे R और इसके अकॉर्डिंग तो इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल्स टू C माइनस mx। तो इसका ग्राफ आपका ऑप्शन थर्ड के अकॉर्डिंग आएगा, नेगेटिव स्लोप के साथ। क्वेश्चन नंबर 69, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, इफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज 0 then the rate constant is independent of the temperature.
यदि अभिक्रियाओं के लिए सकरण ऊर्जा 0 है तो वेग स्थिरांक ताप पर निर्भर नहीं करता। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये कहना चाहता है कि K इज इक्वल्स टू A इंटू ई टू दी पावर माइनस 0 अपॉन RT। तो इसका वैल्यू हो जाएगा A डॉट ई की पावर 0 दैट इज K इज इक्वल्स टू A। तो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, फॉर आरएनएस इक्वेशन द स्लोप ऑफ द ग्राफ ऑफ ln k वर्सेस 1/t इज EA। ये गलत स्टेटमेंट है, इसलिए क्योंकि जब आप इस इक्वेशन का, यानी कि इक्वेशन है k इज इक्वल्स टू a डॉट e माइनस ई ए अपॉन आर टी, इसका नेचुरल लॉग लेते हैं ln k बराबर ln a, तो माइनस ई ए अपॉन आर इंटू 1 अपॉन टी आता है। तो जब आप ग्राफ यानी कर्व बनाएंगे ln k वर्सेस 1/t, तो स्लोप की जो वैल्यू आ रही है वो माइनस ई ए अपॉन आर आ रही है। तो स्लोप की जो वैल्यू है वो माइनस ई ए अपॉन आर आएगी, ना कि पॉजिटिव में ई ए अपॉन आर। तो पहला गलत हो गया, सॉरी दूसरा गलत हो गया, पहला सही है। आरएनए समीकरण के लिए मध्य ग्राफ का ढाल जो है ई ए आर नहीं है, माइनस ई अपॉन आर है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। संगत आवृत्ति अभिक्रिया मिश्रण में प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड संगत की संख्या है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कोलिजन को इसी तरह से डिफाइन करते हैं। तो पहला और थर्ड सही है, सेकंड गलत है। इस तरह से करेक्ट ऑप्शन आपका 3 होगा। नेक्स्ट 70, मैच द टाइप ऑफ कॉलॉइड्स गिवन इन द कॉलम फर्स्ट एंड एग्जांपल्स गिवन इन द कॉलम सेकंड। तो इस हिसाब से सॉल क्या होता है? सॉल होता है सॉलिड का लिक्विड के अंदर कॉलॉइड, तो वो होता है सेकंड। एरोसॉल होता है लिक्विड या सॉलिड का एयर गैस के अंदर कोलॉइडल सॉल्यूशन, तो एरोसॉल स्मोक हो गया। इमल्सन होता है लिक्विड इन लिक्विड का कोलॉइड, तो वो बटर हुआ। और जेल होता है सॉलिड में लिक्विड का कोलॉइड सॉल्यूशन, तो चीज होता है। सेकंड ऑप्शन इस तरह से करेक्ट मैच हुआ। नेक्स्ट है 71, which mixture of the solution will leads to the formation of positively charged colloidal sol? प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी के अकॉर्डिंग विलियनो में किस मिश्रण में धनावेशित कॉलॉइड सॉल AgI ऑब्लिक Ag प्राप्त होगा? तो प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग उस आयन का एडसॉर्प्शन होता है जो कॉमन हो, कॉमन आयन विल एडसॉर्ब। ठीक है, तो अगर हम यहां पर देखें तो सॉल्यूशन में यहां इसमें 20 इंटू 2, तो 20 इंटू 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल 4 आते हैं, और 20 इंटू 0.1 को मल्टीप्लाई कर दें तो मिलीमोल आते हैं 0.2। तो आप देखेंगे कि आपका AgNO3 एक्सेस में है, तो AgNO3 एक्सेस में होने के कारण इनके बीच में रिएक्शन होगी AgNO3 Ki gives us AgI प्लस KNO3। अब इसके मिलीमोल्स तो हैं 4 और इसके मिलीमोल हैं 2, रिएक्शन होगी 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, और इसकी 2 क्योंकि रेशियो 1:1 है तो इसके भी 2 मोल रिएक्ट करेंगे और 2 मोल लेफ्ट बच जाएंगे, इसमें से शेष बच जाएंगे। ठीक है, अब इसका कोलॉइड बना AgI का, तो आप देख रहे हैं कि सॉल्यूशन में जो है वो तो AgI का कोलॉइड बन गया है, लेकिन अभी भी सॉल्यूशन में 2 मिलीमोल जो हैं आपके AgNO3 अभी भी बचा हुआ है। तो Ag क्योंकि एक्सेस में हो गया और कॉमन आयन हो गया Ag किसके बीच में? AgI और सॉल्यूशन के बीच में। देखिए सॉल्यूशन किसका है? AgNO3 का, और कोलॉइड किसका बना? AgI का। तो कॉमन आयन कौन हो गया? Ag प्लस, तो उसका एडसॉर्प्शन होगा, और इसलिए फिर कोलॉइड पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। इस हिसाब से आपका आंसर 4th होगा। क्वेश्चन नंबर 72,
करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज वन एंजाइम कैन नॉट कैटालाइज मोर देन वन रिएक्शन। सही है, एक एंजाइम एक से अधिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं कर सकता। रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन इज मैक्सिमम एट ऑप्टिमम पीएच। एक एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया का वेग इष्टतम पीएच पर अधिकतम होता है। सही है। The enzymatic activity is decreased in the presence of certain substances called coenzyme। एंजाइम की सक्रियता कुछ पदार्थों की उपस्थिति में जिन्हें सह-एंजाइम कहते हैं घट जाती है। गलत, बढ़ जाती है, घटती नहीं है। तो ये चीज जो है गलत है, इसलिए थर्ड ऑप्शन। और फोर्थ, एंजाइम्स आर so efficient that one molecule of an enzyme may transform 1 million of molecules of reactant per minute। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एंजाइम इतने दक्ष होते हैं कि एक एंजाइम का एक अणु अभिकारक के 10 लाख अणुओं को प्रति मिनट परिवर्तित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 73, कंसीडर द फॉलोइंग फ्रूनलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रूनलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म फिजिक्स ऑप्शन के लिए होता है, भौतिक अधिशोषण के लिए होता है, फ्रूनलिच अधिशोषण, और इसका मान ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप यहां देख रहे हैं प्रेशर के तो समानुपाती होता है, x/m समानुपाती है दाब के। तो जब आप यहां देखेंगे तो सबका मान बढ़ रहा है दाब के साथ, परंतु x/m का मान अलग अलग आ रहा है अलग अलग तापों पर, टेम्परेचर पर। तो क्योंकि इस इक्वेशन को फॉलो करें तो जिस ग्राफ में x/m का मान सबसे ज्यादा है उसका ताप सबसे कम होना चाहिए। इस बेसिस पर जहां पर x/m का मान सबसे कम है वहां ताप का मान सबसे ज्यादा होना चाहिए, इसलिए T3 आपका सबसे ज्यादा होगा और T1 सबसे कम। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। 74, 4 electrolytes A, B, C, D are used to coagulate same salt in 2 hours separately. Their required amount of coagulation are 0.01, 4, 1 and 0.04 respectively. The correct order of coagulation power of the electrolytes। 4 विद्युत अपघट्यों A, B, C तथा D का उपयोग पृथक रूप से एक ही सॉल को 2 घंटे में स्कंदित करने के लिए किया जाता है। स्कंदन के लिए उनकी आवश्यक मात्राएं मिलीमोल प्रति लीटर में क्रमशः 0.001, 4, 1 तथा 0.4 है। विद्युत अपघट्यों की स्कंदन क्षमता, तो स्कंदन क्षमता जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है स्कंदन मान के, यानी कि coagulation capacity is inversely proportional to coagulation value। ठीक है, अब आप वैल्यूज को ध्यान से देखेंगे तो यहां पर सबसे कम वैल्यू है 0.01, तो इसका कोगुलेशन पावर सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा कोगुलेशन वैल्यू है बी के लिए, तो इसका कम होगा। फिर इस बेसिस पर अगर 1 और 4 को कंपेयर करें तो आंसर 4 क्लियर हो जाएगा। 75, करेक्ट सेट फॉर थर्मोडायनामिक्स रिलेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। अधिशोषण के लिए उष्मा गति के संबंधों का सही समुच्चय क्या है? अधिशोषण जब होता है यानी कि एडजॉर्प्शन पार्टिकल्स का, तो जब एडजॉर्प्शन होता है तो एंट्रोपी डिक्रीज करती है, इसलिए डेल्टा एस नेगेटिव होगा। इन दोनों के बीच में, पार्टिकल्स और एडजॉर्बेंट के बीच में जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए एंथैल्पी आपकी नेगेटिव होगी क्योंकि डेल्टा एच नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक है। एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है क्योंकि पार्टिकल पहले आवारा की तरह रैंडमली मूव कर रहे थे और अब चुपचाप जाके सेटल हो जाएंगे, तो एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगी। ओके, और क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्वतः प्रवर्तित प्रोसेस है, तो थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग डेल्टा जी भी नेगेटिव होना चाहिए। तो तीनों बातें नेगेटिव होती है एडजॉर्प्शन के लिए। करेक्ट ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स। प्रतिस्थापियों के माइनस आई प्रभाव का सही क्रम क्या है? तो एक क्रम होता है जो एनसीईआरटी में भी दे रखा है और टेक्स्ट बुक में भी दे रखा है। इस हिसाब से थर्ड आंसर इसका करेक्ट होगा।
77. During estimation of nitrogen present in organic compound by Geldahl method, the ammonia evolved from 0.2 gram of organic compound neutralized 10 ml of 0.m H2SO4. The percentage of nitrogen in the compound is. केल्डाल विधि द्वारा एक कार्बनिक यौगिक में उपस्थित नाइट्रोजन के आकलन के दौरान 0.2 ग्राम कार्बनिक यौगिक से मुक्त अमोनिया 10 ml 0.5 मोलर H2SO4 को उदासीन कर देती है। यौगिक में नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या होगा? तो केल्डाल विधि के अनुसार, केल्डाल मेथड के अकॉर्डिंग परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का फॉर्मूला होता है 1.4 इंटू normality into volume of H2SO4 upon weight of compound. तो नॉर्मेलिटी तो हो जाएगी, क्योंकि सिंस नॉर्मेलिटी होती है n फैक्टर इंटू मोलारिटी और H2SO4 के लिए n फैक्टर होता है 2। मोलारिटी दे रखी है कितनी? 0.5। तो नॉर्मेलिटी होके आई है 1 इस तरह से। तो नॉर्मेलिटी हो गई 1 और वॉल्यूम 10 ml और मॉलिक्यूल वेट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है 0.2। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 70% नाइट्रोजन इसमें आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, द टेक्निक विच इज यूज्ड टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन। क्लोरोफॉर्म और एनिलीन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है और दोनों लिक्विड हैं। तो क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत ज्यादा है और दोनों लिक्विड हैं, इसलिए डिस्टिलेशन मेथड इनके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन आपका सॉलिड्स के लिए किया जाता है। मेथड्स क्रिस्टलाइजेशन सॉलिड्स के लिए इस्तेमाल किया, सब्लिमेशन सब्लिमेट्स के लिए किया जाता है और क्रोमेटोग्राफी कुछ माइन्यूट कंपाउंड या अलग तरह के जो एड्जॉर्प्शन फिनोमिना है उसकी हेल्प से किया जाता है। क्लोरोफॉर्म तथा एनिलीन के मिश्रण को पृथक करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो आसवन विधि, जिसमें इसमें पहले वेपर बनाई जाती है और फिर इनको ठंडा करके वापस द्रव में बदल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑल एटम्स आर कोप्लानर। कोप्लानर का मतलब होता है किस निम्नलिखित में किस यौगिक में सभी परमाणु समतलीय है, यानी एक ही प्लेन में है। तो अगर हम फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है sp2, इसकी भी है sp2 और इसकी sp है। इन दोनों की स्ट्रक्चर होती है ट्राइगोनल प्लानर। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो आप देख पाएंगे कि सारे एटम एक ही प्लेन में अवेलेबल हो गए हैं। लुक, ये देखिए C डबल बॉन्ड, यहाँ पे C, ये इधर हाइड्रोजन, इधर कार्बन और फिर ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। तो ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, तो सभी एक ही प्लेन में अवेलेबल हैं, अतः कोप्लानर है। बाकी इनमें दिक्कत क्या है कि इसमें sp3 है और sp3 का स्ट्रक्चर आप जानते हैं कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है। इसमें ये जो है कार्बन, ये भी sp3 है, ये भी टेट्राहेड्रल होगा। इसमें ईच कार्बन sp3 है, इसलिए ये भी टेट्राहेड्रल होगा। तो करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ। द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द गिवन कार्बेनाइन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिट। दिए गए कार्बेनाइन में इलेक्ट्रॉन का युग्म निम्नलिखित में से किस कक्षक में उपस्थित होता है? तो इसमें कॉन्सेप्ट है कि अगर आपका नेगेटिव चार्ज का लोन पेयर कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है, संयुग्मन में प्रेजेंट है, तो वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। इसलिए इस कार्बन की स्टेरिक नंबर हो जाएगी 3 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर। तो 3 होने की वजह से sp हो जाएगी। तो इसका आंसर होगा कि जो नेगेटिव चार्ज है sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो इस कार्बन में एक तो हाइड्रोजन है, तो 3 सिग्मा ये हो गए, लेकिन जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है किसमें? पाई ऑर्बिटल में, जो कि T2p ऑर्बिटल में होगा। दैट्स व्हाई इसका आंसर होगा फोर्थ। 81, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। तो यहां ब्रोमीन का एडिशन हुआ है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, करेक्ट है।
अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन हुई, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन है, एलिमिनेशन रिएक्शन है। कीटोन पर HCN का अटैक हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऐसा बोल रहा है ये। और यहाँ पर एक्वस KOH से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन हो गया है। ओके, यहाँ एलिमिनेशन हो गया है हाइड्रोजन का HBr के साथ, और यहाँ पर दोनों ब्रोमीन का एडिशन हो गया है पाई बॉन्ड पर। लेकिन इस केस में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऐसा बोल रहा है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल CN का अटैक होता है कार्बन पर, कार्बोनाइल कार्बन पर। तो क्योंकि पहला अटैक कार्बन साइनाइड आयन का हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का हो रहा है, बाद में एडिशन रिएक्शन हो रही है क्योंकि आप देख रहे हैं कि H पूरी तरह से जुड़ गया है पाई बॉन्ड पर। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बोलेंगे ना कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो ये करेक्ट है, इसमें आइडेंटिफाई इनकरेक्ट मैच, तो इनकरेक्ट के हिसाब से ऑप्शन थर्ड जो है आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कैन एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म? निम्नलिखित में कौन सा अणु चलाव्यवता दर्शा सकता है? तो चलाव्यवता के लिए कंडीशन है, पहली कंडीशन है कि उसके अंदर कीटो ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि है, तीनों में है कीटो ग्रुप, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। दूसरा है कंडीशन, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ देखें, और वो किस पर होना चाहिए? sp3 कार्बन पर होना चाहिए। तो यहाँ अगर अल्फा की बात करें तो ये sp2 है, और अगर इस जगह की बात करें तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, 2 मिथाइल है। इस केस में अगर हम बात करें तो ये अल्फा है, ये अल्फा है, इधर तो 2 मिथाइल आ गए, इधर हाइड्रोजन है लेकिन वो ब्रिज हेड पर है, ब्रिज हेड पर है, जहां का हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म पर में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो ये नहीं करेगा। और अब रही बात इसमें, तो इस कीटो के अल्फा वाले दोनों हाइड्रोजन जो यहाँ है वो टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट कर जाएंगे, इसलिए करेक्ट आंसर है थर्ड। 83. The correct statement regarding nucleophile is nucleophile can be negatively charged species which can form bond by accepting a pair of electron. तो सही स्टेटमेंट है, नाभिक स्नेही ऋणावेश स्थित स्पीसीज हो सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके आबंध बना सकते हैं। स्पीसीज which can form bond by accepting a pair of electron. तो गलत स्टेटमेंट है ये, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं ना कि एक्सेप्ट करते हैं, तो यहाँ पर ये बात गलत बोल दी है। नंबर 2, न्यूक्लियोफाइल्स कैन बी पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रल स्पीसीज विच कैन फॉर्म अ बॉन्ड बाय डोनेटिंग अ 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी गलत स्टेटमेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन नहीं, वो पूरा पेयर डोनेट करते हैं। तो थर्ड ऑप्शन है न्यूक्लियोफाइल्स कैन बी आइदर नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल स्पीसीज विच कैन फॉर्म बॉन्ड बाय डोनेटिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सही स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन हो गया थर्ड, न्यूक्लियोफाइल्स कैन बी आइदर न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज विच कैन फॉर्म अ बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियोफाइल इस तरह से होते हैं, जैसे कि मान लीजिए OH माइनस है, न्यूक्लियोफाइल है, लोन पेयर वाला स्पीसी है, तो ये कार्बन के साथ, जैसे कार्बन पर अटैक कर देता है तो कार्बन के साथ अपना लोन पेयर डोनेट करके उसके साथ बॉन्ड बना सकता है, इस तरह से। 84 में ये 2 स्ट्रक्चर दे रखे हैं, जिसमें ये तो आपका ईस्टर है और ये आपका एसिड है। तो ईस्टर और एसिड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है दोनों का, और वो है C2H4O2, दोनों का यही फार्मूला है। तो ये दोनों आइसोमर हुए, लेकिन कौन से हुए? फंक्शनल ग्रुप, यानी कि क्रियात्मक समूह समावेश। 85. Which of the following compounds is Prussian blue in color? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रूसियन ब्लू रंग का होता है? तो नाइट्रोजन के डिटेक्शन में लेसने सॉल्यूशन जब तैयार करते हैं तो लेसने सॉल्यूशन में सोडियम साइनाइड होता है, उसकी रिएक्शन FeSO4 के साथ,
और फिर उसके बाद न्यूट्रल FeCl3 जब उसके अंदर ऐड करते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स तैयार होता है Fe4 FeCN होल 6 होल थ्राइस। इसी का कलर ब्लू होता है और इसीलिए इसको प्रूशियन ब्लू कहा जाता है। ड्यूरिंग शॉर्टकी डिफेक्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एज वेल एज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेस। शॉर्टकी दोष के दौरान ठोस की विद्युत चालकता तथा घनत्व दोनों घटते हैं। ये गलत स्टेटमेंट है। घनत्व तो घटता है, डेंसिटी तो डिक्रीज होती है, लेकिन कंडक्टेंस इंक्रीज होती है क्योंकि डिफेक्ट्स इंक्रीज हो रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट, शॉर्टकी डिफेक्ट आर शोन बाय सॉलिड्स हैविंग कंपेरेबल कैटायनिक एंड एनायनिक रेडियाई। ये बिल्कुल सही बात है। शॉर्टकी दोष उन ठोस पदार्थों द्वारा दर्शाए जाते हैं जिनमें धनायन की रेडियस यानी कैटायन की रेडियस और एनायन की रेडियस लगभग समान होती है। तो इसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट फर्स्ट तो इनकरेक्ट है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन। 87, in NaCl crystal the shortest distance between two Cl minus ions is। NaCl क्रिस्टल में दो Cl आयनों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी? तो अगर हम एक NaCl क्रिस्टल के फेस को बनाएं तो उसमें आप देखेंगे कि क्लोराइड आयन एक दूसरे को टच कर रहे हैं ऐसे, और बीच में यहाँ कैटायन होता है सोडियम 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 सोडियम, और ये क्लोराइड 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 क्लोराइड। तो यहाँ से अगर हम ट्राइंगल ABC तैयार कर लें तो ये है R-, 2R- पूरा डायमीटर, और ये R-, ये A और ये A। तो इसको जब सॉल्व करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से तो रिलेशन आएगा R- इज इक्वल्स टू A/2√2। लेकिन आपको डिस्टेंस निकालनी है दो क्लोराइड आयन के बीच की डिस्टेंस को, जो कि ऑब्वियसली 2R के बराबर होगी, 2R-। इसलिए वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू A/2√2। 2 से 2 कट गया, A/√2। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया फोर्थ। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, इफ KCl is doped with 10 की पावर -2 mole% of AlCl3 the concentration of cationic vacancies will be। तो यदि KCl को 10 की पावर -2 मोल% AlCl3 के साथ मादित किया जाता है तो धनायनी रिक्तिकाओं की सांद्रता क्या होगी? चार्ज बैलेंसिंग की अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम के एक आयन के बराबर पोटेशियम के 3 आयन का चार्ज होगा, 3+ इज इक्वल्स टू 3+। इसलिए क्रिस्टल में जब एक एल्यूमिनियम एंटर करेगा तो 3 क्लोराइड आपके यहां से लीव करेंगे। चार्ज को बैलेंस रखते हुए 3 क्लोराइड यहां से गायब हो जाएंगे, सॉरी 3 पोटेशियम बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि +3 चार्ज बैलेंस करना है। अब जब ऐसा होगा तो क्रिस्टल के अंदर 3 वैकेंसीज तैयार होंगी। अब ये जो 3 वैकेंसीज तैयार हुई हैं, इनमें से केवल एक वैकेंसी पर आपका एल्यूमिनियम इंट्रोड्यूस करेगा। मान लीजिए वो एल्यूमिनियम यहां आ गया, तो फिर भी 2 वैकेंसीज आपकी खाली रहेंगी। तो रिलेशन आ गया, अगर एक एल्यूमिनियम 3+ की बात करें 1 एल्यूमिनियम, तो फिर 2 वैकेंसीज के इक्वल होगा। इसलिए 2 मोल वैकेंसीज बनेंगी बाय ईच मोल ऑफ एल्यूमिनियम। सो n मोल एल्यूमिनियम 3+ अगर आप ले तो 2n मोल वैकेंसीज बनेंगी। ओके, तो सिंस आपके मोल कितने हैं एल्यूमिनियम के? 10 की पावर -2 मोल, तो 100 मोल KCl is doped by 10 की पावर -2 मोल aluminium 3. Therefore 1 mole will be doped by 10 की पावर -2 upon 100 is equals to 10 की पावर -4 मोल aluminium 3+। 10 की पावर -4 मोल
एल्यूमिनियम 3 प्लस मीनिंग होगा 2 इंटू 10 की पावर -4 मोल वैकेंसीज पर मोल ऑफ KCl, देयरफॉर नंबर ऑफ वैकेंसी हो जाएंगी 2 इंटू 10 की पावर -4 इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो इसको सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा सेकंड। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विद 2 मोलर MgCl2। निम्नलिखित में से कौन सा जलीय विलयन 2 मोलर MgCl2 के साथ समपरासरी है, माना कि पूर्ण आयनन होगा। तो इफेक्टिव concentration of ions in solution होती है C इंटू I। NaCl का I 2 है, K4 एफिशिएंसीज का I 5 है, K3 एफिशिएंसीज का I 4 है और AlCl3 का I भी 4 होता है। और MgCl2 के लिए फॉर MgCl2 इफेक्टिव कंसंट्रेशन होगी मोलैरिटी है 2 और I फैक्टर है इसका 3, तो 6 हो गया। अगर अब यहाँ पर 6 की बात करें तो 6 नंबर थर्ड ऑप्शन के लिए आएगा 1.5, तो इसका मोलैरिटी है C इंटू I 4 है, तो हो जाएगा 6। सो दोनों के लिए 6 हो गया, MgCl2 के लिए भी और थर्ड के लिए। 90 number question, at 298 Kelvin Henry's law constant for the four gases ABCD are 48.6, 88.9, 34.8 and 76.4 respectively। 298 केल्विन पर चार गैसों ABCD के लिए हेनरी स्थिरांक का मान क्रमशः इतना है, तो समानता पर जलमेन की विलेयता का सही क्रम क्या होगा। तो हेनरी स्थिरांक के साथ विलेयता का रिलेशन होता है, विलेयता व्युत्क्रमानुपाती है हेनरीज कांस्टेंट KH के, यानी KH का मान जितना ज्यादा उच्च होगा, हाई होगा, उतनी विलेयता यानी कि solubility will be inversely proportional to 1 upon Henry's constant, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को देखें तो जिसके लिए हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू सबसे कम होगा उसी की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो आप देख रहे हैं C का वैल्यू सबसे कम है यहाँ पर, तो इसलिए वो सबसे ज्यादा होगी इस बेसिस पर, और जिसका वैल्यू हाईएस्ट है 89 उसका सबसे कम होगा, तो 89 आपका B के लिए है, ऑप्शन 4। 91 specific reaction rate for the first order reaction is 4.606 into 10 per second. The time taken to reduce the 10 gram of reactant to 2.5 gram of will be is approximately will be। प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए विशिष्ट अभिक्रिया वेग स्थिरांक इतना है, 10 ग्राम अभिकारक को घटकर 2.5 ग्राम होने में लिया गया समय कितना होगा। तो क्योंकि वेग स्थिरांक का अगर हम इकाई देखें, यूनिट देखें तो पर सेकंड है, जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का वैल्यू होता है 2.303 t log ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। तो k उसने दे रखा है स्पेसिफिक, विशिष्ट अभिक्रिया वेग का मतलब होता है रेट कांस्टेंट k, ये k की वैल्यू है। तो 4.606 इंटू 10 की पावर -2 बराबर 2.303 अपॉन t log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन दे रहा है 10 और फाइनल दे रहा है 2.5, कैंसिल कर देंगे। तो इस तरह से इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4th। अगेन केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन H2O2 plus 3I plus 2H plus gives us 2H2O plus I3 minus 1, the rate of disappearance of I minus is equal to। अभिक्रिया H2O2 plus 3I minus plus 2H plus gives us 2H2O plus I3 minus 1 के लिए I minus के विलुप्त होने के वेग के लिए व्यंजक है। तो
इसके लिए रेट एक्सप्रेशन होगा पूरी रिएक्शन के लिए, रेट इज इक्वल्स टू माइनस DH2O2 अपॉन dt माइनस 1/3 DI माइनस अपॉन dt माइनस 1/2 DH प्लस अपॉन dt। तो अगर हम इसको यहाँ से इक्वेट कर लें तो I माइनस के रेट के डिसअपेरेंस की रेट I माइनस के डिसअपेरेंस की रेट आ जाएगी और वो हो जाएगी D माइनस DI माइनस अपॉन dt इज इक्वल्स टू 3 शिफ्ट होकर इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3/2 DH प्लस अपॉन dt। तो थर्ड ऑप्शन, if the half life period is independent of the initial concentration of the reactant, the order of the reaction, यदि अर्ध आयु काल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता तो इसे अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। तो T हाफ का वैल्यू 0.693 अपॉन K होता है जो कि K डिस कांस्टेंट है और इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन कहीं गिवन नहीं है और ये फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ टाइम होती है। 94 विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू माल्टोज, तो वो आपका होता है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है, तो वो डायस्टीज होता है। इनकरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिस ऑप्शन इज, रासायनिक अधिशोषण का गलत अभिलक्षण क्या है, तो केमिस ऑप्शन मोनोमॉलिक्यूलर लेयर एड्सॉर्ब करता है या डेवलप करता है, जबकि यहाँ लिखा हुआ है मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर, तो ये गलत स्टेटमेंट है। बाकी सारी तीन प्रॉपर्टीज सेम है। इट इज कॉज्ड बाय केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर एंड इट इज इरिवर्सिबल। लेकिन जो चौथा पॉइंट है ये रासायनिक आबंध बनाने के कारण होता है, बिल्कुल सही है, ये प्रकृति में अत्यधिक विशिष्ट होता है, अनुत्क्रमणीय होता है, लेकिन अधिशोषक की सतह पर बहु आणविक परत नहीं बनती, एकल आणविक परत यानी कि सिंगल मॉलिक्यूलर लेयर फॉर्मेशन होता है। तो करेक्ट आंसर होगा 4 95 का। 96 in Carius method of estimation of halogen 0.2 gram of an organic compound gave 0.15 gram of AgBr. The percentage of bromine in the compound is nearly, हेलोजन के आकलन की केरियस विधि में 0.2 ग्राम कार्बनिक यौगिक में 0.15 ग्राम AgBr प्राप्त होता है, तो यौगिक में ब्रोमीन का प्रतिशत लगभग क्या है, तो हेलोजन का प्रतिशत होता है परसेंटेज ऑफ हेलोजन, इसमें होता है हेलाइड का वेट, हेलाइड का वेट दे रखा है 0.15 ग्राम इंटू 100 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हेलाइड जो कि 188 होगा AgBr का, इंटू वेट ऑफ कंपाउंड, और वेट ऑफ कंपाउंड दिया है 0.2 ग्राम। सॉल्व करेंगे 32% आपका आंसर आ जाएगा। ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर का केस है, इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करना है, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन का केस है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन बताना है। कार्बनिक यौगिक दे रखा है, उसमें कार्बन नंबर 1, 3 और 5 के संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ C1, C3 और C5 बताना है। तो स्टूडेंट्स कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अगर बॉन्डेड है तो आपको पता है sp होता है, कार्बन अगर डबल बॉन्डेड है या तो ऐसा है या कार्बन डबल बॉन्डेड है तो वो sp2 होता है, और अगर केवल सिंगली बॉन्डेड है चारों तरफ से तो वो sp3 होता है। डन। इस बेसिस पर आप देख रहे हैं कि इस वाले में ट्रिपल बॉन्ड है तो C1 का तो हो गया sp, और C3 जो है वो डबली बॉन्डेड आप देख पा रहे हैं तो ये हो गया sp2, और C5 में Cn जो होता है वो उसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो sp हो गया, हेंस सीक्वेंस हो गया sp sp2 एंड sp, ऑप्शन 4। 98 क्वेश्चन,
मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन अमंग द फॉलोइंग इज, निम्नलिखित में से सर्वाधिक स्थायी कार्बोधनायन कौन सा है? क्योंकि NH2 ग्रुप एक अच्छा, बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, तो ये अपना लोन पेयर कार्बोकेटाइन को डोनेट कर देता है और इस तरह से एक स्थायी कार्बोकेटाइन का, स्थायी धनायन का निर्माण करता है। क्योंकि यहां पर कार्बोकेटाइन का ऑक्टेट पूरा हो गया, सैचुरेट हो गया, तो ये स्टेबल सिचुएशन आ गई, क्योंकि यहां पर ईच एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है और ये रेजोनेंस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी पोजीशन है। यहां पर लोन पेयर तो OH भी डोनेट कर सकता था, लेकिन NH2 की डोनेटिंग पावर OH की कंपैरिजन में ज्यादा अच्छी है, तो ये ज्यादा अच्छा रेजोनेंस दे पाता है। बाकी इनकी बात करें तो ये EWG है, जो कि कार्बोकेटाइन को डीस्टेबलाइज करते हैं। क्लोरीन के केस में भी ऐसा ही है, क्लोरीन के केस में -I इफेक्ट उसके +M इफेक्ट पर ज्यादा डोमिनेट करता है। तो सबसे बेस्ट आंसर हो गया नंबर 1। 99 आयुपेक नॉमेनक्लेचर का केस है। तो आप जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, जिसके डबल बॉन्ड पर जिसके 2 और 5th कार्बन पर डबल बॉन्ड है और 4 और 5 पर इथाइल एंड मिथाइल ग्रुप है। तो यहाँ से सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखेंगे, तो एक इथाइल है, एक मिथाइल है। अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले इथाइल आएगा। इथाइल कौन सी पोजीशन पे? 4। और मिथाइल कौन सी पोजीशन पे? 5। तो 4 इथाइल 5 मिथाइल, क्योंकि 6 कार्बन का आपका चेन है कार्बन का, तो हेक्स रूट वर्ड हो गया। और 2,5 2 कार्बन पर आपके डबल बॉन्ड है, तो डाईइन, और सफिक्स होता है इसका ओइक एसिड। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया स्टूडेंट्स। 100 लास्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव किसमें प्रेक्षित नहीं होता? तो इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स in presence of reagent, in presence of reagent। ओके, तो इसमें पाई बॉन्ड है, इसमें पाई बॉन्ड है, इसमें पाई बॉन्ड है, लेकिन इसमें कहीं पर भी पाई बॉन्ड नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर हो गया 4। तो स्टूडेंट्स, ये था AITS 4 का डिस्कशन। थैंक यू।